नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं और आज एक खास चर्चा करेंगे जिसमें राष्ट्रीय राजनीति का भी जिक्र होगा और हरियाणा प्रदेश की राजनीति का भी जिक्र होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ही नायाब आंकड़ा पूरे देश के सामने रखा है। अब की बार जो एनडीए है वो 400 पास 400, और इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को अगर आप समझिएगा तो काफ़ी कुछ है वो पूरे देश भर में चल रहा है। आज राठी साहब गौरव वल्लभ भी कांग्रेस को जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी अलविदा कह दिया है, भाजपा में ही वो जा रहे हैं। इसी तरह विजेंद्र सिंह हो जाते हैं, थोड़ी दिन पहले जयंत चौधरी हैं वो भी चले गए, और संजय निरुपम वो भी हैं, वो जा रहे हैं। और देखिए कि काफ़ी कुछ इस देश ने देखा है। इस देश ने ये भी देखा है कि किस तरीके से 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसमें 750 किसान हैं शहीद हो जाते हैं। लेकिन जब जयंत चौधरी शामिल होते हैं, वो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री में मुझे चौधरी चरण सिंह का अक्स दिखाई देता है। इसी तरह विजेंद्र सिंह थे जो लगातार पहलवान बेटियां जब घसीटी गई थी अपना पद्मश्री तक लौटा दिया था, लेकिन वो लिखते हैं कि मुझे बेहद अच्छी लगती हैं भाजपा की नीतियां, और भाजपा के राज में खिलाड़ियों को बहुत मान सम्मान मिला है, पूरी देश दुनिया में है, हमें इज्जत मिली है। और शायद जब गौरव वल्लभ ने संबित पात्रा को जवाब दिया था कि जब आप ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हो कितने ज़ीरो हैं, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री को एहसास हुआ कि एक अच्छा कैलकुलेटर भाजपा के पास नहीं है, तो उसके लिए गौरव वल्लभ को लेना ज़रूरी था, क्योंकि एक अच्छा कैलकुलेटर जिसको गणित का ज्ञान हो, सारे शून्य का जिसको पता हो, वो भी पार्टी को चाहिए, क्योंकि 400 का आंकड़ा कोई छोटा है वो नहीं होता है। और देखिए 25 से ज़्यादा ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसमें से तो कुछ तो ऐसे थे जिनमें चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कहते थे कि भैया ये भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन सभी दूध के धुले हैं हो जाते हैं जब भाजपा में उनकी एंट्री हो जाती है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको भाजपा में आने के बाद बिल्कुल पाक साफ है वो हो गए। और 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा को लेकर भी चर्चा चल रही है कि उम्मीदवार हैं वो बदले जा सकते हैं। हिसार सीट का जिक्र राठी साहब खास तौर से उसमें है, रोहतक का भी जिक्र आ रहा है, सिरसा का भी जिक्र आ रहा है, और इसी के साथ साथ कांग्रेस की 8-9 सीटों के जो पैनल की लिस्ट भेजी गई है उनमें से कई सीटों पर 2 या 3 नाम है। रोहतक सीट से केवल दीपेंद्र हुड्डा का नाम है वो भेजा गया, और काफ़ी दिनों से ये भी चर्चा है वो छेड़ी जा रही थी कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा को छोड़कर लोकसभा की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चला है रोहतक में जब अकेला उनका नाम है वो दिया गया है। तमाम बातों पर राठी साहब से चर्चा करेंगे। राठी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 400 का ये आंकड़ा काफ़ी बेहतरीन है, और इसको पूरा करने के लिए कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार शामिल होते जा रहे हैं। अब देश ये पूछ रहा है कि ये जो 400 पार का आंकड़ा है, अन्य पार्टियों से नेता लाए जा रहे हैं, कांग्रेस से भी नेता लाए जा रहे हैं, तो बड़ा लाजवाब ये आंकड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में इस प्रकार की सरगर्मियां ज़्यादा होती हैं। कोई भी पीछे का आप चुनाव उठा करके देखो, बड़े बड़े नेता पार्टियां बदलते रहते हैं। जब मोदी जी पहली बार देश के अंदर हवा उनकी आई थी भाजपा की, तो उस समय भी प्रदेश से और देश से कई राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे या प्रदेश स्तरीय जो बड़े नेता थे उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। उससे एक बूम पार्टी को जरूर मिलता है। और आज के चुनाव में भी जैसा आपने नाम लिया बॉक्सर विजेंद्र सिंह का, संजय निरुपम का, गौरव वल्लभ का, जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन छोड़ करके जाना, तो ये बातें कहीं न कहीं इन चीज़ों से भाजपा का को बल तो मिला ही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति की जहाँ तक बात है कि आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति बाकी प्रदेशों से अलग है, उसका मैं चर्चा विशेष रूप से आपके सामने इसलिए करना चाहूँगा। जैसे सीएम बदले गए, मंत्रिमंडल के चेहरे बदले गए, तो बड़े ही सीनियर नेता अनिल विज थे। अनिल विज जी ने कह दिया स्पष्ट कि मैं इनकी कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा। और आज जब किसी पत्रकार साथी ने उनसे 2 दिन पहले प्रश्न किया कि अम्बाड़ा लोकसभा के मीटिंग थी, आप उसके अंदर नहीं गए, तो उन्हें बड़ी सरलता से, जैसा उनका स्वभाव है बोलने का, जो उनकी शैली है, उस शैली में कहा कि मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मीटिंगों में तो बड़े बड़े नेता जाते हैं। यानी कि अपने आप को ये आज भी उन्होंने ये जता दिया कि भाई मैं कहीं न कहीं पूर्ण रूप से खुश नहीं हूँ, भाजपा के प्रति समर्पित जरूर हूँ। तो इस प्रकार का इशारा हिसार पार्लियामेंट से भी निकल करके आ रहा है। जो ही चौधरी रणजीत सिंह जी को टिकट मिली हिसार पार्लियामेंट की, कुलदीप बिश्नोई जी और कैप्टन अभिमन्यु जी
2 बार मुख्यमंत्री जी का आगमन हिसार के अंदर हो चुका है, वो वहाँ नहीं गए हैं। तो सीधा सा एक संकेत है कि और देश की राजनीतिक फिजा किसी प्रकार की हो, साउथ की कैसे चले, उत्तर भारत की और प्रदेशों की कैसे चले, और लेकिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसा एक विरोधी खेमा, एक नाराजगी का जो गुट कांग्रेस के ऊपर इल्जाम भाजपा वाले नेता लगाया करते थे, आज कहीं खुद भाजपा कटघरे में सोम प्रदेश के अंदर खड़ी हो गई है। डॉक्टर साहब, हरियाणा पे आएंगे, लेकिन उससे पहले भी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। देखिए, जब भी देश में इस तरह का माहौल होता था तो तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाते थे, चाहे वो वोट क्लब पर इकट्ठे होते थे। जेपी आंदोलन अपने आप में काफ़ी बड़ा आंदोलन था, उसमें सारे नेताओं ने काफ़ी संघर्ष किया। अन्ना आंदोलन काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरह से ये नेता लगातार अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, जबकि उनकी आइडियोलॉजी पहले भाजपा के बिल्कुल खिलाफ होती थी, लेकिन भाजपा में जाते ही उनके सुर बदल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, जयंत चौधरी कहते हैं कि मुझे जो चरण सिंह का अक्स है वो दिखाई देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। बॉक्सर विजेंद्र कहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में कमान आई है, पूरी दुनिया में खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा है। तो आप क्या मानते हैं कि अब संघर्ष करने का मादा नहीं रहा देश की विपक्षी पार्टियों में, विपक्षी नेताओं में? इसको कैसे देख रहे हैं? और गौरव वल्लभ के रूप में एक अच्छे कैलकुलेटर शायद मिल गए हैं भाजपा को, वो जीरो का आकलन अच्छी तरह करके बता पाएंगे। एक राष्ट्रीय कवि हैं, वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेताओं का जो है जाना बीजेपी के अंदर हो रहा है, तो मुझे तो शक है कि चुनाव निशान भाजपा का ऐसा ना हो जाए कि हाथ के पंजे में कमल का फूल। काफ़ी बड़ा तीखा व्यंग है। जैसा बिहारी सतसई में लिखा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक में तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ये छोटे छोटे जो व्यंग बाण होते हैं कवियों के, जो कंठ से निकलते हैं, इनमें बहुत ही गहरा अर्थ छिपा हुआ होता है। और जहाँ तक गौरव वल्लभ की बात है, एक तेज तरार प्रखर प्रवक्ता के रूप में उनकी छवि बनी थी। जब उन्होंने संबित पात्रा जी से ये प्रश्न पूछा था, और इस प्रकार के नेता जाते हैं, जो भी नेता पार्टी छोड़ के जाएगा वो अच्छी तो बताएगा नहीं, वो कोई कमियां गिना करके जाएगा। पिछले चुनाव में आप देखिए, गुजरात चुनाव से जस्ट पहले हार्दिक पटेल जी गए थे, बड़े युवा नेता थे गुजरात के, कांग्रेस पार्टी में सीधे एंट्री उन्होंने ली थी। तो वो ये कह के गए कि मैं पिछले 6 महीने से पार्टी से काम मांग रहा हूँ कि मेरे को कोई काम दीजिए, कोई पद दीजिए, किस फील्ड में मैंने क्या करना है, कि मेरे को वो वर्क नहीं मिल रहा, वो चला गया। लेकिन टोटल रूप से ये एक राजनीतिक एडजस्टमेंट है कि राजनीति का जिसके दिमाग में बैठ जाती है ना, उसको सिर्फ ये चाहिए कि सत्ता किस तरफ आ रही है, और उसी तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। कुछ कांग्रेस की भी कमियां इसमें रही हैं। देखो, कांग्रेस की प्रदेश सतर पर तो मैं एक मान सकता हूँ कि थोड़ा सा संगठन की कमी रही, और कांग्रेस के सभी नेता भी उस चीज़ को मान रहे हैं कि बगैर संगठन के लड़ाई नहीं लड़ी जाती, और ये कमी कहीं न कहीं चुनाव के समय खलती भी है। आज किसी बड़े नेता को आना है तो एक तो सीधे आप हल्का स्तर के नेता या विधायक को, स्थानीय को सूचना दो कि वे फला नेता आएंगे, ये रैली करनी है। एक पदाधिकारियों की अगर टीम है पूरे संगठन की, तो हिस्सों के अंदर जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ समय में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, फिर कभी न्याय यात्रा के माध्यम से, कभी दोबारा पैदल यात्रा के माध्यम से बहुत लंबी यात्रा उन्होंने तय की, तो मेहनत में तो राहुल गांधी जी ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो लोकल लीडर हैं, जो कहीं न कहीं नेताओं के अंदर एक थोड़ा सा लालच यह आ जाता है कि यहाँ अगर तुम्हें टिकट मिलेगी तो तुम हार जाओगे। जो विजेंद्र बॉक्सर की बात है, एक दिन पहले तो सोशल मीडिया पर खबरें खूब चली, उन्होंने राधे राधे ट्वीट भी कर दिया था अपने अकाउंट के ऊपर कि भाई मथुरा से हेमा मालिनी जी के खिलाफ उनको कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में उनको लड़ाया जाएगा। और अगले ही दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर गए, और बयान उन्होंने कितना अजब गजब दिया है, कमाल की बात है कि मैं सो के उठा तो मुझे पता चला कि मैं गलत जगह पे हूँ, तो इसलिए मुझे दूसरी जगह जाना मैंने उचित समझा। तो कहीं न कहीं जो पॉलिटिशियन है, इनका स्वार्थ भी ज़्यादा होता है दल बदलने का। अब प्रदेश के अंदर जिन नेताओं ने दल बदला था उनकी स्थिति देख लीजिए। कुलदीप बिश्नोई अभी थोड़े दिन पहले गए थे, उनके बेटे वहाँ से विधायक बन गए। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे को बीजेपी ने नहीं बनाया, उनकी वो परंपरागत सीट रही है, आज से नहीं रही, बहुत पुराने समय से चौधरी भजनलाल के समय से रही है। एमएलए तो उनके पिताजी उस सीट से थे,
आगामी चुनाव में अपने बेटे को भी वहाँ से एमएलए बना सकते थे, लेकिन गए तो इसलिए थे ना कि मेंबर पार्लियामेंट की तुम्हें हिसार से टिकट मिलेगी या राजस्थान से तुम्हें एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन वो दाव उनका उल्टा पड़ गया। तो ये नाराजगी भी नेताओं के अंदर बढ़ती है। एक बार तो नेता चले जाते हैं कि पार्टी की हवा है, सत्ता में आएंगे, बहुत पद होते हैं सरकार के अंदर एडजस्ट करने के लिए, लेकिन इतने कितने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट कर पाएगी। और जो समस्या आज यहाँ आ रही है, जिस दिन थोड़ा सा भी बूम राष्ट्रीय स्तर पर अगर कांग्रेस पार्टी ने ले लिया, यही नेता वापस एक शब्द लगेगा कि हम घर वापसी कर रहे हैं, हमारा तो घर था, हम तो घुटन हमें वहाँ महसूस हो रही है। आज रणजीत चौटाला का भी विरोध अब जगजाहिर हो चुका है। आज कुछ युवा किसानों ने भी उनसे सवाल किए। तो रट साहब, क्या राजनीति में इन तरह की चीज़ों को मानते हुए एक तरीके से उनका ये कहना कि अगर आप नाराज हो तो आप मुझे वोट मत दीजिए, बाकी लोग हैं वोट दे रहे हैं, क्या ये रणजीत चौटाला पर जो लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है उसका नतीजा इसी तरह तंवर साहब का भी हुआ? और इसकी कितनी संभावना रट साहब आप देख पा रहे हैं कि रोहतक से, सिरसा से, हिसार से बीजेपी है वो प्रत्याशी बदल सकती है? कितनी संभावना इस चीज की आप देख पा रहे हैं? ये तो वैसे तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो एक कयास ही है, लेकिन अगर कोई टिकट बदलने का चांस लगता है तो केवल हिसार का हम मान करके चलते हैं, हो सकता है। लेकिन इतने सीनियर नेता, उम्र दराज नेता चौधरी देवीलाल के परिवार से चौधरी रणजीत सिंह हैं, तो उनको तो एक तरह से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी से भाजपा ज्वाइन करके प्रत्याशी बनाया गया, एक तरह से मान सम्मान दिया है। लेकिन वो थोड़े से गिर से गए कि एक तो वो भारी होना उनके ऊपर ठप्पा लग गया कि भाई हिसार के नहीं है प्रॉपर। दूसरा, जो पुराने नेता थे और पुराने क्या दिग्गज नेता, कैप्टन अभिमन्यु भी बड़े नेताओं में भाजपा में उनकी गिनती होती है, और कुलदीप बिश्नोई तो अपने आप में मानते ही अपने आप को फायर ब्रांड नेता हैं, क्यों अपने नाम से उन्होंने पार्टी भी पीछे हरियाणा प्रदेश के अंदर रखी। उनको दरकिनार करना, उनकी नाराजगी कहीं न कहीं रणजीत सिंह जी को भारी पड़ रही है। हालांकि मान मनोबल की बातें तो हुई होंगी, इन्होंने प्रयास भी किया होगा, लेकिन अभी तक तो मान मनोबल की बातों में सार्थक परिणाम निकल करके कम से कम नहीं आए हैं। अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो सोशल मीडिया एक कयास ये जरूर लगा रही है कि हो सकता है कि हिसार की सीट के ऊपर दोबारा पुनर्विचार हो जाए, लेकिन संभावनाएं बहुत कम मैं मान करके चल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है जी। और रट साहब, कांग्रेस की तरफ से तकरीबन 8-9 सीटों पर जो पैनल में जिनके नाम भेजे गए हैं, मैं एक बार बता देता हूं। गुरुग्राम से सुभाष यादव, कैप्टन अजय यादव, जितेंद्र भारद्वाज, इन तीनों के नाम है राठी साहब भेजे गए हैं। तो इसमें से किसका दावा आप मजबूत मानते हैं? इनमें कैप्टन अजय यादव जी का दावा सबसे मजबूत है, और तीसरा नाम आपने बताया नरेंद्र शर्मा जी, जितेंद्र भारद्वाज जी। जितेंद्र भारद्वाज जी का भी दावा मजबूत है, लेकिन अगर वोट बैंक के हिसाब से देखोगे और जो पीछे जो चुनाव पार्लियामेंट का पिछला हुआ था उसमें कैप्टन अजय यादव की जो स्थिति है वो अपनी एक पकड़ है। उनके बेटे भी वर्तमान समय में राव चिरंजी जो है वो विधायक के पद पर हैं, और मुकाबला कड़ा देने में सक्षम है कैप्टन अजय यादव जी, परिणाम चाहे कुछ भी हो। रोहतक से स्पष्ट हो गया है, अकेला दीपेंद्र हुड्डा का नाम है कहा जा रहा है, दिया गया। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा की जगह या भूपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे, तो ये तो अब साफ हो चला है। और कल दीपेंद्र हुड्डा ने भी खुद कहा है कि आप लोग मेरी छापते नहीं है, मैं तो लगातार ये कहता जा रहा हूँ। तो रोहतक से तो अब स्पष्ट हो चला है कि दीपेंद्र हुड्डा ही आएंगे, तकरीबन रोहतक का तो परिणाम भी स्पष्ट हो चुका है। पिछली बार का चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव था, हम पीछे कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं। जो 5 साल के अंदर जो मेहनत दीपेंद्र हुड्डा जी ने की है और उनके स्थानीय नेताओं ने की है, और जो तीसरा साथ जो मिला है वो आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है, तो उसकी टीम भी आम आदमी पार्टी की भी प्रॉपर रोहतक शहर में, झज्जर शहर में, महम में कई साथी उनके बड़े मजबूत हैं, तो उसका साथ भी मिलेगा। तो दीपेंद्र हुड्डा जी का जो चुनाव है वो तकरीबन मार्जिन तो अभी हम जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन सेफ जोन में दीपेंद्र हुड्डा जी हमें आज पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक सीट और है, सिरसा से भी कांग्रेस कड़ा मुकाबला है, वो शायद देने की स्थिति में है। कुमारी शैलजा, जर्नैल सिंह, चरणजीत सिंह रोडी और शीशपाल, इन चारों के नाम दिए गए हैं। और सिरसा सीट से कांग्रेस क्या कुछ टक्कर दे पाएगी रट साहब? और इन नामों में से किसे मानते हैं कि किसे सिरसा सीट से कांग्रेस को उतारना चाहिए? जो जनता की मांग है वो कुमारी शैलजा के नाम की ज्यादा है। कुमारी शैलजा जी के पिताजी भी सिरसा से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, और कुमारी शैलजा जी भी वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, बाद में वो अम्बाड़ा से भी रही हैं। वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका जो है दावा मजबूत है, लेकिन सिरसा के लोग चाहते हैं कि कुमारी शैलजा जी वहाँ चुनाव लड़े। लेकिन प्रत्यक्ष
रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से सिरसा के अंदर एक स्थिति जरूर वहां बनेगी। अभय चौटाला जी को सिरसा पार्लियामेंट के अंदर कमजोर मान करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पीछे जो पंचायत सत्र के चुनाव हुए थे तो 10 जिला पार्षद वो जिता करके लेके आए थे पार्टी के निशान पर, इनेलो के निशान पर। तो कहीं न कहीं किसी भी दल को अगर इस प्रकार का कैंडिडेट अभय सिंह जी वहां से दे दें जो अशोक तंवर जी को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, तो सिरसा की सीट कांग्रेस बड़ी आसानी से निकाल सकती है। कुमारी शैलजा का अंबाला से भी नाम चल रहा है और इसी के साथ साथ वरुण मुलाना है एमएलए हैं, उनका भी नाम चल रहा है। इसमें से रट साहब किसे देखते हैं? 2 सीट है जिसमें कुमारी शैलजा का नाम दिया गया है। देखो, कुमारी शैलजा तो डिजर्व तो दोनों जगह पे करती हैं, लेकिन उनकी जो पब्लिकली डिमांड है वो अब सिरसा की ज्यादा है। और फूलचंद मौलाना जी के बेटे हैं शायद वरुण मौलाना जी, ये भी एक मजबूत दावेदार अम्बाड़ा से हैं जी। और दूसरी बात, अभी भूपेंद्र हुड्डा जी के पुराने साथी निर्मल सिंह जी और उनकी बेटी चित्रा सरवारा जी पहले गठबंधन का हिस्सा था, वो पार्टी भी है जिसमें वो थे जी। उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, तो उनका बड़ा सपोर्ट उनको रहेगा और उनका एक अपना पर्सनल वोट बैंक बड़ा अच्छा वहाँ पे दोनों पिता पुत्री का है, उनका सहारा मिलेगा तो अच्छा चुनाव वहाँ होगा, फाइट वो जरूर दे पाएंगे। हिसार में रठी साहब पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश चंद्रमोहन बिश्नोई जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, ब्रजेंद्र सिंह हैं, इनका नाम चल रहा है। और हिसार से रठी साहब कांग्रेस बेहद मजबूत है, वो हो सकती है अगर अच्छा प्रत्याशी उतारा जाए। कौन तीनों में से रठ साहब आप मानते हैं कि बेहतर है इन तीनों में से? आज 3-4 राजनीतिक आदमियों से मेरी हिसार के रहने वालों से बातचीत हुई जी। उनका जहां तक जो विचार था वो कह रहे थे कि हिसार से कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस का आ जाए वो सीट निकालने में सक्षम है जी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय एक है, मैं मानता हूं कि संपत सिंह जी अगर हामी भर देते हैं तो हिसार लोकसभा की सीट जो वो संपत सिंह जी को वहां से चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़वाना चाहिए। चंद्रमोहन जी का एक प्लस पॉइंट में मान करके चलता हूं कि आदमपुर उनका गृह क्षेत्र रहा है और चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे हैं, हिसार शहर का भी प्रभाव रहेगा, कहीं न कहीं मजबूत तो वो भी रहेंगे। और बीजेपी के जो गढ़ में आज आदमपुर की गिनती होती है कि वहां से चंद्रमोहन बिश्नोई को अच्छा साथ मिलेगा, लेकिन प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह भी ठीक वहां से हैं, जयप्रकाश भी पूर्व में रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मत है कि प्रत्याशी कोई भी हो कांग्रेस की तरफ वो सीट जाती हुई हमें नजर आ रही है जी। और अगर चंद्रमोहन आते हैं तो राठी साहब कुलदीप बिश्नोई भी कहीं ना कहीं सोचेंगे। वो आदमपुर के स्पोर्ट और प्रॉपर हिसार से जी। और मेन जो उनका हांसी एक तरह से चौधरी भजनलाल का प्रभाव का क्षेत्र रहा है, प्रॉपर हांसी से भी अच्छी स्पोर्ट जो है वो चंद्रमोहन को मिलने की उम्मीद है जी। फरीदाबाद से राठी साहब कर्ण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप। टिकट का जहां तक बात है कि वो महेंद्र प्रताप के ऊपर कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए जी। और कृष्णपाल गुर्जर एक कमजोर प्रत्याशी वहाँ नहीं है, मंत्री रहे हैं मोदी की कैबिनेट के अंदर, अच्छी ठीक ठाक पकड़ है, पलड़ा वहाँ निश्चित रूप से भाजपा का भारी है, लेकिन अगर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दे रोमांचक मुकाबला अगर करना है तो महेंद्र प्रताप पे दाव लगाना चाहिए। अब राठी साहब अगर करनाल में बात की जाए तो बेहद मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस को चाहिए होगा, वीरेंद्र मराठा जी का नाम है वो दिया गया है। अभी 2-3 दिन पहले मुलाकात करके आए थे, सोनिया दुहन थे और वीरेंद्र मराठा थे, हुड्डा साहब से बात करके आए थे, और चाणक्य शर्मा। और खास तौर से वीरेंद्र मराठा को लेकर क्या सोचते हैं रट साहब? वीरेंद्र मराठा उस इलाके के बड़े ही जुझारू नेता रहे, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ करके एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा गया था एकता शक्ति, और पूरे हरियाणा प्रदेश के उन्होंने दौरे किए थे। उस समय जो उन्होंने चुनाव लड़ा तो करनाल और पानीपत की जो बेल्ट है वहां उनका अच्छा खासा वोट बैंक आया था, लेकिन सीट कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया था और वीरेंद्र मराठा जी भी नहीं जीत पाए थे। पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि से वीरेंद्र मराठा जी हैं, इनके पिताजी बहुत समय पहले, शायद उस टाइम तो चौधरी बंसीलाल की सरकार होती थी, उसमें पशुपालन मंत्री रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। उस समय पे 1.25 से 1.5 लाख वोट करीब उनकी आई थी। बाद में किस्मत के वो धनी नहीं रहे, क्योंकि राजनीति में किस्मत भी कहीं कहीं चलती है। वो पीछे भाजपा, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था, पार्टी छोड़ दी थी, किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर दी थी, पीछे भाजपा में रहे जब मोदी जी की लहर आई, और वो समीकरण ऐसा हुआ कि बीजेपी का और हजका का 2 सीटों के ऊपर और 8 सीट के ऊपर समझौता हो गया। तो हजका को सीट दे दी गई थी, एक करनाल की और एक हिसार की। तो हिसार से तो कुलदीप बिश्नोई जी थे,
और अंतिम समय पे जब ये होगा कि हजका के निशान के कोटे में टिकट चली गई तो शायद चंद्रमोहन बिश्नोई जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जी। बड़ा इंतजार उन्होंने किया तो उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने बीएसपी ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही भाजपा का समझौता वहां से बदल करके सीट देनी पड़ेगी हजका को सिरसा की जी। करनाल की सीट खाली रह गई जी। तो उस टाइम तक वीरेंद्र मराठा जी वो बेचारे बीएसपी ज्वाइन कर चुके थे तो उनको टिकट दिया नहीं जा सकता था। वो टिकट दी अश्विनी चोपड़ा जी को और अश्विनी चोपड़ा जी वहां से सांसद बने, लेकिन बहुत ही अच्छी सम्मानजनक वोटें वीरेंद्र मराठा जी ने पाई। उसके बाद वीरेंद्र मराठा जी आम पार्टी में चले गए थे, कांग्रेस में भी रहे जी। कांग्रेस में पिछले विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिल पाई थी जी। फिर वो आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, फिर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। अब वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के हैं, शरद पवार चंद्र पार्टी के शरद पवार जी के जी। और एनसीपी ने बहुत पहले ही 6 महीने पहले मेरी वीरेंद्र मराठा जी से बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे जी। और शरद पवार जी ने मेरे को बोल दिया कि पार्लियामेंट की आप तैयारी करो। लेकिन परिस्थिति इस मोड़ पर आ गई थी कि शरद पवार जी की पार्टी कमजोर हो गई महाराष्ट्र के अंदर, 2 धड़ों में वो पार्टी बट गई जी। तो उसका खामियाजा सीधा असर मराठा जी के ऊपर पड़ना था। जी। लेकिन अब 31 मार्च को जो इंडिया गठबंधन की रैली दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर हुई वहां मराठा जी की मुलाकात शरद पवार जी से हुई। शरद पवार जी ने इनका बायोडाटा लिया, कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता के पास भेजा। 3 दिन के बाद 2-3 दिन में इनकी मुलाकात जो है फिर मराठा जी की शरद पवार जी से हुई। शरद पवार जी ने सीधा इनको आश्वासन दिया अपनी तैयारी करो और आपका बायोडाटा जहां मैंने पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। उसके बाद योगानंद शास्त्री जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी पार्टी के, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर वो पूर्व में रहे हैं दिल्ली के, योगानंद शास्त्री जी, वीरेंद्र मराठा जी और सोनिया दुहन जी, ये आदमी भूपेंद्र हुड्डा जी के कोठी के ऊपर जाकर के एक तरह से फोटो सेशन इनका होता है। वहां से हिमाचल भवन में या कहीं और दिल्ली में अगल बगल में ही दीपक बाबरिया जी बैठे थे, इनको वहां ले जाया जाता है। भूपेंद्र हुड्डा जी भी साथ होते हैं। इनके जाने से पहले इनकी टेबल के ऊपर उनका बायोडाटा ऑलरेडी रखा हुआ था और सुर्खियां तो यहाँ तक आई कि जाने दिल्ली छोड़ने से पहले, अपनी फ्लाइट पकड़ने से पहले शरद पवार जी ने जाते जाते एक बात इनको कही कि आपका नॉमिनेशन करवाने के लिए मैं क्षमा मांगूंगा। तो एक तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा एनसीपी करनाल में बन चुकी है और बड़ा ही कांटे का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और जो है वीरेंद्र मराठा जी का होगा। और वीरेंद्र मराठा जी का गठबंधन में आने के बाद 3 सीटों के ऊपर वो लोकसभा के ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे। सबसे ज्यादा प्रभाव तो उनका करनाल के अंदर है। दूसरा जो कुरुक्षेत्र की सीट है उसमें भी कुछ मराठा वोटर जो है वो उनके गांव लगते हैं और वीरेंद्र मराठा जी एक तरह से मराठा के अनडिस्प्यूटेड लीडर आज प्रदेश के अंदर हैं और जब उनको ये लगेगा कि मुकाबले में हमारी टिकट आ गई है तो पूरा जी जान वो चुनाव के अंदर लगाएंगे। और जैसा रोचक मुकाबला में रोहतक का मान करके चल रहे हैं उसी प्रकार का मुकाबला मैं मान करके चल रहा हूँ वीरेंद्र मराठा जी और मनोहर लाल खट्टर जी के बीच करनाल का होगा। परिणाम किसी भी के पक्ष में जाए लेकिन काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। असेंबली चुनाव में भी फायदा मिलेगा राठी साहब वीरेंद्र मराठा को अगर लड़ाया जाता है तो कांग्रेस उसमें भी फायदा ले पाएगी। भविष्य के गर्व की बात इसलिए है कि अभी ये समझौता जो इंडिया गठबंधन है ये पार्लियामेंट चुनाव के लिए है। अगर उस प्रकार की हम बात करेंगे फिर आम आदमी पार्टी भी रहेगी, फिर तो आम आदमी पार्टी भी कई सीटें मांगेंगी, फिर एनसीपी भी मांगेंगी। कम से कम वीरेंद्र मराठा की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 9 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं उनमें तो 3-4 सीट का वो दावा रखेंगे ही। और इसी प्रकार से फिर आम आदमी पार्टी भी दावा रखेगी कि कुरुक्षेत्र से इनके प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है या अगल बगल की सीटों के ऊपर भी उनकी नजर रहेंगी। तो ये समझौता में विधानसभा के अंदर मान करके नहीं चल रहा, ये केवल पार्लियामेंट तक के लिए समझौता है। और इसमें उम्मीद आज ये हमें लग रही है कि कांग्रेस पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव की बजाय अब की बार भाजपा को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है और कहीं 10 का जो आंकड़ा मान करके हम चल रहे हैं वो 6-4 का आंकड़ा हो सकता है कि 6 बीजेपी 4 कांग्रेस। थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है वो हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। भिवानी महेंद्रगढ़ से राठी साहब श्रुति चौधरी राव दान सिंह का नाम है दिया गया है और क्या धर्मवीर सिंह आपकी बार दबाव में होंगे राठी साहब? वहाँ की स्थिति थोड़ी सी उलट है जी। एक तो चौधरी बंसीलाल जी की पोती हैं श्रुति चौधरी, मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी टिकट नहीं कटेगी, चुनाव वो लड़ेंगे। लेकिन दान सिंह जी जो हैं भूपेंद्र हुड्डा जी के काफी विश्वास पात्र हैं और मेरे नजरिए से श्रुति चौधरी को टिकट वहां से मिलनी चाहिए।
उसका क्या क्या मैं समीकरण मान करके चल रहा हूं कि राव बहादुर सिंह जी को जेजेपी ने वहां से प्रत्याशी बना दिया है। राव बहादुर सिंह जी जिस एरिया से आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो लगता है, और उनका प्रयास होगा कि वो महेंद्रगढ़ में वो मजबूत अपने आप को मान करके चल रहे हैं। और महेंद्रगढ़ जिले की चारों जो विधानसभा की सीटें हैं, जितनी वोटें वहां से वो ज्यादा मात्रा में ले पाएंगे, तो उसका सीधा सा नुकसान मैं मान करके चल रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी को या वहां के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को होने वाला है, और सरुति चौधरी को उसका फायदा होने वाला है। अगर राव दान सिंह जी चुनाव मैदान में आते हैं तो निश्चित रूप से फायदा धर्मवीर सिंह को वहाँ मिलने वाला है। जी, अब रट साहब ये सारी लिस्ट है आपके सामने, कौन कौन कैंडिडेट आ सकते हैं, तो क्या जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो कितनी सीटें आप मानते हैं कि कांग्रेस है उसका अपर हैंड होता जा रहा है या कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है? और अन्य सीटों पर भी रट साहब कड़ी टक्कर मिलेगी तो रोहतक की तरफ से भी थोड़ा सा ध्यान फिर बीजेपी का हटेगा, क्या मानते हैं आप? जब कहीं न कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों का चुनाव, बड़े प्रत्याशियों का चुनाव फंसता नजर आएगा, जैसे हमने करनाल की चर्चा की, तो बीजेपी का ध्यान तो फिर करनाल की तरफ ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, कि 9.5 साल के पूर्व मुख्यमंत्री और वहां से वर्तमान मुख्यमंत्री भी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रॉपर करनाल विधानसभा सीट से, तो वहां इनका भी ध्यान हटेगा, दबाव रोहतक से कम होगा। और बाकी जो सीटें हमने आपको बताई, जैसे भिवानी का अगर सरुति चौधरी को मिलती है, या हिसार की सीट है, या शैलजा जी सिरसा से अगर लड़ती हैं, और कुरुक्षेत्र की सीट भी की चर्चा हम रह गई। कुरुक्षेत्र की सीट के ऊपर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कमजोर प्रत्याशी नहीं है। ओम प्रकाश जिंदल जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, देश में उनका एक नाम है। नवीन जिंदल जी ने कभी हर घर पे तिरंगा लहराने का अधिकार भी एक सामान्य नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिलवाया था। बिल्कुल। लेकिन जिन परिस्थितियों में आज वो चुनाव लड़ने आए हैं, तो सीधा सा ये नजरिया है कि वो राजनीति से उनका मोह भंग हो चुका था, वो दूर जा चुके थे, किसी कारणवश वो आज राजनीति में आ गए। लेकिन सुशील गुप्ता जी जान से वहां जुटे हुए हैं, पूरे आम आदमी पार्टी की हरियाणा की टीम वहां लगी हुई है। और सबसे विशेष बात एक वहां के चुनाव प्रचार की मैं आज आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी के जो नेता वहां गए हुए हैं, 3-4 जो कार्यकर्ता लगाओ उनको या नेता लगाओ, उनसे का फोन मेरे पास आज शाम आया है, मेरी बातचीत हुई है कि स्थिति क्या है वहाँ की। तो उन्होंने ताल ठोकी है कि कांग्रेस पार्टी हमारी दिल से मन से मदद कर रही है, कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। तो बाकी जो 9 लोकसभा क्षेत्र हैं कि हमारा कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। तो अपनी जीत के प्रति पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र सीट को भी लेकर के आश्वस्त है। और जैसा हमने बताया कि साथ लगती करनाल की सीट का प्रभाव भी वहाँ पड़ने वाला है। और कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मजबूत टीम है, जो जयप्रकाश जैसे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र हुड्डा जी के हनुमान के रूप में आजकल काम कर रहे हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी जो पुरानी कलायत पड़ती है वो भी कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के अंदर पड़ती है। तो रोचक मुकाबला होने जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि वहाँ भी आम आदमी पार्टी उस सीट को निकाल सकती है। लेकिन मुकाबला जो है वो बड़ा रोचक जरूर रहेगा। शुक्रिया राठी साहब तमाम बातचीत के लिए। तो ये राठी साहब थे, और देखिए राष्ट्रीय राजनीति की भी जो तमाम बातें हैं उसको लेकर हमने चर्चा की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मतलब भाजपा या संघीय एजेंडे के खिलाफ जो बोलते थे मीडिया में या राजनीति करते थे, किस तरीके से भी वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जैसे विजेंद्र सिंह का नाम है, संजय जी का नाम है, और आज गौरव वल्लभ हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। और इसके साथ साथ अभी राठी साहब बता रहे थे कि 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें भाजपा अब दबाव में है, वो कांग्रेस के सामने यहाँ पर नज़र आती हुई है, वो दिखाई दे रही है। प्रत्याशी बदलने की जो चीज़ चल रही है उस पर भी डिस्कशन हुआ है। ये तो तमाम जो राजनीतिक चर्चा है आज हमने अपने दर्शकों के साथ ये साझा कर रहे हैं। आप सबकी खबर टीवी को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।